8:30 डॉगिंग पेंडुलम। युग फिर अभिमन्यु से पूछता है, यार अभिमन्यु चुप क्यों खड़ा है, बताना ये डाउजिंग पेंडुलम क्या होता है। अभिमन्यु डाउजिंग पेंडुलम का धागा हिलाते हुए कहता है, यार देख मैं ना तुझे अच्छे से समझाता हूँ। डाउजिंग या डाउस का शाब्दिक अर्थ होता है गहराई पर जाकर खोजना। डाउजिंग विधि में पेंडुलम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबा धागा या चेन होती है जिसके नीचे लटकी हुई भारी नोकदार लटकन को पेंडुलम कहते हैं। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, हमारे इस ब्रह्मांड में कई तरंगें मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमारे मन में वह शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंगों से संपर्क कर सकते हैं। जैसे रेडियो अदृश्य किरणों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार पेंडुलम व्यक्ति के अचेतन मन, जगह, विचार व वस्तु की अदृश्य सूक्ष्म कणों व ऊर्जा को प्राप्त कर गति करके उत्तर हम तक पहुंचाता है। पेंडुलम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमें जोड़कर हमारी तर्क बुद्धि में विश्लेषणी एवं रैखिक शक्ति को जोड़कर हमारे प्रश्नों के सही उत्तर देता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है। किस ब्रह्मांड की किन तरंगों की बात कर रहा है? तू सीधे सीधे नहीं बता सकता क्या? इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं? बता रहा हूँ यार, तू सब्र तो कर। देख, डाउजिंग ना एक बहुत पुरानी विधि है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। जब कहीं पानी की खोज करनी होती थी या फिर खजाने की तलाश या फिर बारूदी सुरंग की खोज या फिर अदृश्य शक्तियों का पता लगाना होता था, सब इसी की मदद से किया जाता था। तू ना डाउजिंग को हर ताले की चाबी कह सकता है जिसके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। युग अभिमन्यु के हाथ से डाउजिंग पेंडुलम लेते हुए कहता है, मतलब तू इस पेंडुलम की मदद से यक्षिणी का पता लगाएगा? अभिमन्यु झट से कहता है, हाँ। और वो कैसे? जब हम इस डाउजिंग पेंडुलम को हाथ में पकड़ते हैं और कोई सा सवाल करते हैं तो ये पेंडुलम अपने आप मूवमेंट करने लग जाता है। यदि जवाब हाँ होता है तो ये सीधे हाथ की ओर मूवमेंट करता है और यदि जवाब ना होता है तो उल्टे हाथ की ओर मूवमेंट करता है। मैं ना तुझे इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देख, जैसा कि अभी मैंने तुझे बताया था, ये ब्रह्मांड तरंगों से बना हुआ है और इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मौजूद है। बस शर्त यह है कि हमें उन्हें पता करने की टेक्निक पता होना चाहिए। डाउजिंग उसी में हमारी मदद करता है। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जब हम इस यंत्र को हाथ में लेकर कोई सा सवाल करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड में घूम रही उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उन्हीं तरंगों के माध्यम से ये यंत्र हमारे हाथों में गति करने लग जाता है। पर यह सब करना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज आनी चाहिए और वो है ध्यान लगाना। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ध्यान लगाना? हाँ, सही सुना, ध्यान लगाना। क्योंकि जब हम यंत्र से सवाल करते हैं तो हमारा चेतन मन सवाल करता है और जवाब पाने के लिए जरूरी है कि सवाल करने के बाद चेतन मन शांत हो जाए और ऐसा करते ही हमारा अवचेतन मन सक्रिय होकर उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा और पेंडुलम मूवमेंट करके किसी भी छुपी हुई बात का जवाब देने में सफल हो जाएगा। ये सब तभी होगा जब हमें ध्यान लगाना आता हो और अपने मन पर पूरी तरह काबू हो। मैंने भी बड़ी मुश्किल से ये सब सीखा था जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में था। अभिमन्यु की सारी बातें सुनकर युग हंसते हुए कहता है, यार तू क्या पागल हो रहा है? तुझे क्या लगता है इस टेक्निक की मदद से हम यक्षिणी का पता लगा लेंगे कि वो कहाँ पर और किस कमरे में है? यार तू हंस रहा है। इस टेक्निक से हम सिर्फ यक्षिणी ही नहीं बल्कि और भी कई अदृश्य शक्तियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तुझे पता है, प्राचीन काल में भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए डाउजिंग का ही उपयोग किया जाता था। कई स्थानों पर उल्लेख मिलते हैं कि राजा युद्ध में जाने से पहले डाउजिंग किया करते थे। दक्षिण पूर्व लीबिया की प्राचीन गुफाओं में तो कुछ चित्र भी मिले हैं जिनमें अनेक लोगों ने डाउजिंग करते हुए कुछ लोगों को घेर रखा है। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु वापस से पेंडुलम युग के हाथों से लेते हुए कहता है, 18वीं शताब्दी में अनेक देशों में डाउजिंग का प्रचलन बढ़ा है और इतना ही नहीं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसी तकनीक के जरिए राजस्थान में कुएं और पानी की खोज की थी। फ्रांस में तो इस तकनीक को चार्ट के साथ विकसित किया गया है। डॉक्टरों द्वारा बीमारियों के मूल कारण की खोज में भी इसका उपयोग किया जाता है जिसे रेडिएस्थीसिया के नाम से जाना जाता है। अभिमन्यु युग को डाउजिंग के बारे में बता ही रहा था कि तभी 3 घंटे बजने की आवाज़ सुनाई देती है। टन टन टन, ये संकेत था कि रात के 3 बज चुके हैं। युग दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहता है, यार 3 बज गए, अब तेरी इस डाउजिंग पेंडुलम का यूज़ करे। अभिमन्यु धीरे से कहता है, हाँ खेल शुरू करते हैं। अभिमन्यु पेंडुलम में लगे काले धागे को पकड़ता है। पहले तो पेंडुलम आगे पीछे होने लगता है पर कुछ ही देर बाद वह अपनी जगह पर रुक जाता है। अभिमन्यु फुसफुसाते हुए कहता है, यक्षिणी क्या तुम यहीं हो? यदि हो तो मुझे संकेत दो, मुझे संकेत दो यक्षिणी। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है और पेंडुलम के मूवमेंट करने का इंतजार करने लग जाता है। जहां एक तरफ अभिमन्यु और युग यक्षिणी के बारे में पता लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता काया पर किया गया टोटका तोड़ने के लिए अकेले ही चौराहे पर जाने के लिए निकल पड़ी थी। टोटका उसने अकेले किया था इसलिए उसे अकेले ही चौराहे पर जाना पड़ रहा था। अमोदिता डरते डरते अपने कदम चौराहे की ओर बढ़ा रही थी। रात का गहरा सन्नाटा सड़क पर छाया हुआ था। आसमान में चांद निकला हुआ था जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उसकी की मदद से अमोदिता आगे बढ़ रही थी।
अमोदिता मन ही मन फुसफुसाते हुए कहती है, मैं एक सौदाइन हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता, मेरा काम डरना नहीं बल्कि अपनी काले जादू की शक्तियों से डराना है। यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो अपने घर के पास वाले चौराहे पर पहुंच जाती है और हल्दी की गांठ जिसे काले कपड़े के टुकड़े में बांधकर उसने फेंकी थी वो पुड़िया ढूंढने लग जाती है। सड़क मिट्टी की बनी हुई थी जिस कारण वहां पर बहुत सारी धूल और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जमा हो गए थे। उन्हीं पत्थरों के टुकड़ों को अपने हाथों से हटाते हुए अमोदिता पुड़िया ढूंढने लग जाती है। अमोदिता पुड़िया ढूंढते हुए कहती है, कहाँ चले गई, यहीं पर तो फेंकी थी मैंने, अरे कहाँ गई, यहीं पर होना चाहिए उसे, यहीं कहीं होगी। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता पुड़िया ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे लगता है जैसे उसके पीछे से कोई निकला हो। अपने पीछे हलचल महसूस होता देख अमोदिता सहम जाती है। वह धीरे धीरे बड़ी हिम्मत के साथ पीछे पलटने लग जाती है। जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि उसके पीछे एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था जो कि बेहद डरावना लग रहा था। वह कुत्ता अमोदिता को घूरे जा रहा था, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उस कुत्ते की आंखें लाल हो चुकी थी जो कि एकटक नज़र से अमोदिता को घूरे जा रही थी। उस काले कुत्ते के शरीर पर लंबे लंबे बाल थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहीं नहाया हो। अमोदिता कुत्ते को देखते हुए कहती है, अच्छा तो ये कुत्ता है, इस कुत्ते कमीने ने तो मुझे डरा ही दिया था। वह कुत्ता अमोदिता को देखकर भौंकने लग जाता है। पहले तो अमोदिता डर जाती है पर फिर बड़ी हिम्मत से कहती है, अरे कुत्ते कमीने, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मुझे देखकर भौंके जा रहा है। मैं तो एक सौदाइन हूँ। अच्छा तो तू एक सौदाइन को देखकर भौंक रहा है, रुक अभी मजा चखाती हूँ तुझे। इतना कहकर अमोदिता जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े उठाने लग जाती है और उस कुत्ते की तरफ फेंककर मारने लग जाती है। ये हैरान करने वाली बात थी कि वो कुत्ता डरता नहीं है बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है और लगातार अमोदिता को देखकर भौंके जा रहा था। अमोदिता का कोई निशाना उस कुत्ते को नहीं लग पा रहा था, निशाना लगाने में वो एक अनाड़ी थी। अमोदिता सड़क पर से पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारे ही जा रही थी कि तभी उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ आती है जो बहुत सॉफ्ट थी। अमोदिता रुक जाती है और उस चीज़ को देखने लग जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक काले कपड़े की पुड़िया थी। ये वही पुड़िया थी जो उसने फेंकी थी। अमोदिता उस पुड़िया को देखकर खुश हो जाती है और खुद से कहती है, अरे मिल गई, जब से इसे ही तो ढूंढ रही थी मैं, इस कुत्ते ने तो मेरा काम आसान कर दिया। इतना कहकर अमोदिता अपना सिर ऊपर उठाती है और उस कुत्ते की तरफ देखने लग जाती है पर तब तक वो कुत्ता वहां से जा चुका था। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अरे ये कुत्ता कहाँ चले गया, अभी तो यहीं पर था, जब भगा रही थी तब तो नहीं गया, अब अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, मेरा काम तो आसान हो गया ना। अब इसे किशनोई नदी में प्रवाहित करना है जैसा कि माँ ने कहा था, वो भी 4 बजे से पहले 3:30 तो यहीं पर बच गए, बस आधा घंटा बचा हुआ है। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम किशनोई नदी की ओर बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ अभिमन्यु और योगयक्षिणी का पता लगा रहे थे। अभिमन्यु अपने हाथ में डाउजिंग पेंडुलम लेकर खड़ा हुआ था और काफी देर से पेंडुलम के हिलने का इंतजार कर रहा था पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अभिमन्यु फिर अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कहता है, यक्षिणी अगर तुम यहाँ हो तो मुझे संकेत दो। युग उबासी लेते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है, तेरा ये डिवाइस भी बाकी के डिवाइस की तरह खराब ही है। अभिमन्यु युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, युग तू 2 मिनट चुप रहेगा, जब से देख रहा हूँ बक बक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कछुए की कमी तू पूरी कर रहा है। मैंने कहा था ना कि इस विधि में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, तू मुझे ध्यान ही नहीं लगाने देगा तो मैं यक्षिणी के बारे में पता कैसे लगाऊंगा। मुझे अपने मन को अचेतन कर ब्रह्मांड में घूम रही तरंगों के साथ संपर्क साधने दे, समझा। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर युग एकदम चुप हो जाता है। अभिमन्यु अपने दूसरे हाथ में डाउजिंग पकड़ता है और एक गहरी सांस लेकर आहिस्ते से कहता है, क्या यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है, अगर है तो हमें संकेत दो। अभिमन्यु और युग एकटक नज़र से पेंडुलम की ओर देखने लग जाते हैं। उन दोनों की ही नज़र पेंडुलम से हट ही नहीं रही थी और देखते ही देखते वो पेंडुलम अभिमन्यु के राइट हैंड साइड मूवमेंट करने लग जाता है, जिसका यह मतलब था कि कोठी के अंदर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। पेंडुलम को हिलता हुआ देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और उत्साहित होते हुए कहता है, अगर यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है तो मुझे बताओ वो किस साइड है, मुझे राह दिखाओ, ब्रह्मांड की तरंगे अपना करिश्मा दिखाओ। वह पेंडुलम सीढ़ियों की दिशा की ओर हिलने लग जाता है। अभिमन्यु पेंडुलम की ओर देखते हुए कहता है, यार ये तो ऊपर के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। युग हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब यह है कि यक्षिणी ऊपर वाले कमरे में है। वो दोनों टाइम वेस्ट ना करके पेंडुलम की दिशा की ओर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पेंडुलम की दिशा का पीछा करते करते वो दोनों रूम नंबर 666 के पास पहुंचने वाले थे। वो दोनों रूम नंबर 666 के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी 666 रूम नंबर के बगल में जो कमरा था उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि युग का था। अभिमन्यु कहता है, यार ये तेरे कमरे में से इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया है, बॉडी सड़ने जैसी गंध है।
युग अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, मेरे कमरे के अंदर काय है वही तो मेडिसिन खाकर सो रहा है। जैसे ही युग ये बात बोलता है उन दोनों की ही सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वह दोनों जल्दी से युग के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। कमरे के अंदर जाते से ही वो बदबू और बढ़ जाती है और उनके नतूनों में घुसने लग जाती है। जब वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि काय बिस्तर पर लेटा हुआ था। युग एक हाथ से अपनी नाक बंद करता है और दूसरे हाथ से काय की नब्ज चेक करने लग जाता है। अभिमन्यु पूछता है, क्या हुआ, ठीक तो है ना ये? युग कुछ देर रुककर कहता है, हाँ यार ठीक तो है, नब्ज तो चल रही है, फिर ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? यार ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझसे तो सहा ही नहीं जा रहा। अभिमन्यु और युग अपने आसपास देखने लग जाते हैं और पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो बदबू कहाँ से आ रही थी। बदबू धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। अभिमन्यु और युग आसपास देख ही रहे थे कि तभी युग की नज़र टेबल पर रखी पॉलीथीन पर पड़ती है। उस पॉलीथीन पर करीब 20-30 मक्खियां भिन भिना रही थी। युग उस पॉलीथीन की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहता है, यार वो देख, उस पॉलीथीन के ऊपर इतनी सारी मक्खियां भिन भिना रही है, इस पॉलीथीन में क्या है? अभिमन्यु बिना युग के किसी सवाल का जवाब दिए अपने कदम उस पॉलीथीन की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम उस पॉलीथीन की ओर बढ़ाते जा रहा था बदबू बढ़ते जा रही थी। जब अभिमन्यु उस पॉलीथीन के पास पहुंचता है और उसे उलेटता है तो देखता है कि उसके अंदर मछलियां रखी हुई थी। ये वही मछली थी जो युग को यामिनी ने दी थी। वह मछलियां पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसके अंदर से मरे हुए इंसान की बदबू आ रही थी। अभिमन्यु सड़ी हुई मछली को देखते हुए कहता है, यार ये बदबू तो इन मछलियों के अंदर से आ रही है। युग हैरानी के साथ कहता है, पर ये मछलियां इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकती है? आज सुबह ही की तो ताजी मछलियां थी ये। पता नहीं यार, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और मान ले कि मछलियां खराब भी हो गई तो चलता है, पर ऐसी बदबू किस मछली में से आती है यार? ऐसा लग रहा था जैसे कई लाशों अंदर जो सड़ रही हो। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी युग की नज़र अभिमन्यु के हाथ के डाउजिंग यंत्र पर पड़ती है और वो देखता है कि पेंडुलम ने अपने आप मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। युग घबराते हुए कहता है, यार वो देख, तेरा पेंडुलम फिर मूवमेंट कर रहा है। पेंडुलम कमरे के बाहर की ओर मूवमेंट कर रहा था। वह दोनों जल्दी से कमरे के बाहर निकल जाते हैं और पेंडुलम की दिशा की ओर जाने लग जाते हैं। वह दोनों रूम नंबर 666 के सामने आकर रुक जाते हैं। पेंडुलम रूम नंबर 666 के अंदर की ओर संकेत कर रहा था। युग और अभिमन्यु ये सब देखकर पसीना पसीना हो गए थे। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी आज़ाद नहीं हुई है, वो यहीं इसी कमरे के अंदर कैद है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर यक्षिणी आज़ाद क्यों नहीं हुई? हमने तो गेट खोला था ना। 35 फ्ला शिकार। अभिमन्यु आगे बढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किशनोई नदी धीमी लहरों के साथ बहते जा रही थी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था जिसकी रोशनी सीधे नदी पर पड़ रही थी। एक 30 साल का हट्टा कट्टा आदमी जिसकी हाइट करीब 6 फुट 3 इंच, रंग काला था, रौनकोमुजा घाट पर था। उसकी लड़खड़ाती चाल और हाथ में देशी शराब की बोतल इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि उसने लिमिट से ज़्यादा पी कर रखी हुई थी। वह गालियां बकते हुए घाट पर आगे बढ़ते जा रहा था। वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, मना करती है, मुझे मना करती है, वो जानती नहीं है मुझे मैं कौन हूँ, उसे उसकी औकात दिखाकर रहूँगा, मुझे मना करती है, देखता हूँ कैसे नहीं देती है। यही बड़बड़ाते हुए वो आदमी आगे बढ़ रहा था। वो आदमी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र नदी पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी में कमर तक पानी था। वो हैरान था ये सोचकर कि अचानक नदी में इतना पानी कहाँ से आ गया था। जब दोपहर में उसने नदी पार की थी तब तो बस घुटनों तक पानी था। उस आदमी को लगता है कि यह उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए वो अपनी आंखें मलकर देखता है, पर पानी उतना का उतना ही रहता है। वह आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, नदी में कमर तक पानी हुआ तो क्या हुआ, अगर मेरे सिर तक भी पानी होता तो भी मैं नदी पार करता। आज की रात मैं उसके साथ बिताकर ही रहूंगा, मुझे उसके साथ सोने से कोई नहीं रोक सकता, वो सिर्फ मेरी है, आज की रात मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपना अगला कदम नदी में रखने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी वो देखता है कि अचानक से नदी के पानी में हलचल होने लग जाती है। पानी में बुलबुले उठने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नदी के पानी के अंदर कुछ हो। वो आदमी वापस से अपना पैर पीछे खींच लेता है। पहले तो वो आदमी घबरा जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है। वह लड़की नग्न अवस्था में नदी के अंदर खड़ी हुई थी। उसका सुडौल बदन था, उसके लंबे लंबे काले बालों ने उसके उभरे हुए वक्षों को ढककर रखा हुआ था। उस लड़की के बदन पर छोटी छोटी पानी की बूंदें थी जो उसके बदन की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। वो पानी की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। नदी में कमर तक पानी होने की वजह से वो आदमी बस उसके कमर तक का ही हिस्सा नग्न अवस्था में देख पा रहा था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने नग्न अवस्था में एक लड़की खड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये बाटली तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। मुझे नदी के अंदर एक लड़की दिख रही है। अरे ये लड़की नहीं, ये तो कोई अप्सरा लगती है, अप्सरा से भी खूबसूरत, किसी दूसरे लोक से आई हुई परी सी।
इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के बदन को निहारने लग जाता है। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतने भरे बदन वाली लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के रोम रोम में एक जादू था जो उस आदमी को उस लड़की की ओर आकर्षित कर रहा था। वह एकटक नज़र से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, बस घूरते ही रहोगे या पानी के अंदर भी आओगे। जैसे ही वो आदमी उस लड़की की आवाज़ सुनता है, उस आदमी के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की आवाज़ में एक जादू था जो उसे उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर रहा था। वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे नदी के अंदर अपना कदम बढ़ा देता है और फुर्ती के साथ उस लड़की के पास जाने लग जाता है। कुछ ही देर में वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और अब उसका भी बदन कमर तक पानी के अंदर डूब गया था। वह आदमी उसके उभरे हुए वक्षों को देखने की कोशिश करने लग जाता है, पर बालों से ढके होने के कारण वो उसके वक्ष नहीं देख पा रहा था। वो लड़की यह बात नोटिस कर लेती है और उस आदमी की शर्ट को छूते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। वो आदमी धीरे से अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है, मैं अब तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो आदमी फिर उसके वृक्षों को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। वो आदमी हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा मेरा इंतजार? मैंने कहा मैं यहाँ पर नहा रही थी, क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? उस आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसके साथ नहाना चाहती थी। वो लड़की उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी बोलो, मेरे साथ नहाना चाहोगे? जरा अपना हाथ देखो कितना काला है, कितना मैल जमा हो गया है, पता नहीं कब से तुमने नहीं नहाया है। मेरे साथ नहाओगे तो एक ही बार में ये सारा मैल उतर जाएगा। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी का हाथ मलने लग जाती है। उस लड़की के स्पर्श से उस आदमी के बदन में ऐसी सिरहन उत्पन्न हुई थी कि वो अपने होश व हवास खो देता है। उसके हाथ की देशी शराब की बोतल छूट जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। सारी शराब नदी के पानी में मिल जाती है। वो आदमी उस लड़की की निगाहों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रोज रात में नहाने आती हो? रोज नहीं, कभी कभी, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोज नहाना चाहता हूँ, अपने अंदर की गर्मी मिटाना चाहता हूँ। वो लड़की उस आदमी के शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, आज रात मैं तुम्हारे बदन की सारी गर्मी मिटा दूंगी, फिर तुम्हें यहाँ पर आने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या तुम्हें किसी और लड़की के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी की शर्ट उतार देती है और उसे अपने सीने से सटा लेती है। अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के बदन में समाहित हो जाते हैं। उस लड़की ने कब उस आदमी के बदन के सारे कपड़े उतार दिए थे, उस आदमी को पता ही नहीं चलता। वो आदमी तो उस लड़की के बदन में से आ रही कलम के फूलों की खुशबू में मदहोश हो गया था। उसकी इंद्रियों पर से काबू हट चुका था। वह दोनों ही नदी के अंदर संभोग कर रहे थे। नदी का पानी ठंडा होने के बावजूद उन दोनों का बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा था। वह आदमी उस लड़की से कुछ इस तरह लिपटा हुआ था जैसे कोई काला नाग चंदन की लकड़ी से लिपटता है। देशी शराब की बोतल भी उन दोनों के बदन की तरह पानी के ऊपर तैर रही थी। जैसे जैसे वो आदमी अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचते जा रहा था, नदी के पानी का स्तर कम होते जा रहा था। पर उस आदमी का ध्यान इस वक्त नदी के पानी के स्तर पर नहीं बल्कि संभोग करने में लगा हुआ था। वह आदमी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। काफ़ी वक्त से संभोग करने के बाद अब धीरे धीरे उस आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। उसे उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लग गई थी। वो पूरी तरह थक चुका था, पर उस लड़की के बदन में अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितनी संभोग करने से पहले थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही रौनक थी जो पहले थी। उसके शरीर की आग अभी कम नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आग तो और बढ़ते जा रही थी। वो चाहती थी वो आदमी अपने बदन में थोड़ी और फुर्ती लाए, पर वो आदमी का बदन ढीला पड़ गया था। वह इतना थक गया था कि अब हिल तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के होंठों को छूते हुए कहती है, क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम तो बड़े कमजारे निकले, बस दिखने में ही ताकतवर हो पर हो बड़े ढीले। जैसे ही वो लड़की यह बात कहती है, उस आदमी को दिल पर गहरी ठेस पहुंचती है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाती है। वो सोचने लग जाता है कि एक लड़की की मुझसे ज़्यादा काम इच्छा कैसे हो सकती है। वो फिर अपने बदन में फुर्ती लाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसका बदन उसका साथ नहीं देता है। उसका बदन पूरी तरह सुस्त पड़ चुका था। वो आदमी उस लड़की के सामने कमज़ोर ना दिखे, इसलिए अब जानबूझकर वो उस लड़की का माथा चूमने लग जाता है। जब वो उसके माथे को चूमता है तो उसके अंदर उस लड़की का पूरा बदन नग्न अवस्था में देखने की काम इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए वो उसका माथा चूमते हुए उसके बदन के नीचे आने लग जाता है। माथा चूमते चूमते वो उसकी नाभि तक पहुंच जाता है। उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो आदमी भी पानी के अंदर जाने लग जाता है। जब वो आदमी उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा चूमने के लिए पानी के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रही जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर पानी के अंदर ही कांपने लग गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
जब वो आदमी पानी के अंदर घुसा था तो उसकी नज़रें सीधे उस लड़की के पैरों पर पड़ी थी। उसने देखा था कि उस लड़की के पैरों पर कई सारी झुर्रियाँ थी, और जब उसकी नज़र उस लड़की की जांघ पर पड़ी तो उसने देखा वहाँ पर तो पैरों के मुकाबले भी कई ज़्यादा झुर्रियाँ थी, उतनी ही झुर्रियाँ जितनी 100 साल से ज़्यादा बूढ़ी औरत के शरीर पर होती है। उस आदमी को अपने आप पर घिन महसूस होने लग जाती है कि वो जब से एक बूढ़ी औरत के साथ संभोग कर रहा था, उस आदमी की उस लड़की का बदन देखने की इच्छा मर जाती है और वो फुर्ती के साथ पानी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जवान ही थी। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है, उसके समझ नहीं आता ये क्या हो रहा था। वो फिर पानी के अंदर घुसता है और देखता है कि उस लड़की के पानी के अंदर का बदन अभी भी बूढ़ा ही था। वो फिर पानी के बाहर निकल जाता है। उस लड़की के शरीर का पानी से ऊपर वाला हिस्सा तो जवान था, पर पानी के अंदर वाला हिस्सा बूढ़ा हो चुका था। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, तत तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, बताओ काकक, कौन हो तुम? वो लड़की उस आदमी की आंखों में देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है। हा 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 हा, उसकी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। वो आदमी डर के मारे कांपने लग गया था, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग में बस यही बात आई थी कि उसे वहां से भागना चाहिए, और वो जितनी जल्दी नदी से बाहर निकल सकता था निकले लग जाता है। वो बंगलामुडा घाट की ओर जाने लग जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है। वो पानी के अंदर ही खड़ी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी मेरी गर्मी मिटी नहीं है। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें और नहाना है साथ में। इतना कहकर वो लड़की गाना गाने लग जाती है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ ही देर में वो आदमी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। वो आदमी नग्न अवस्था में बंगलामुडा घाट की रेत पर भाग रहा था। वो बस भागते जा रहा था, उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। वो भाग तो रहा था पर ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बड़ा हो गया था। वो एक जगह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, एक ही जगह पर भागे जा रहा था। अब वो लड़की धीरे धीरे नदी के पानी में से बाहर निकले लग जाती है। जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाती है, कहीं से ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं और उसके बदन के हर एक हिस्से को ढक लेते हैं। उन जुगनुओं ने कुछ इस कदर उस लड़की के बदन को ढक लिया था कि एक अंग भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जुगनुओं की पोशाक पहन कर रखी हुई हो। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी के पास बढ़ाने लग जाती है। वो आदमी एक ही जगह पर भागते भागते थक जाता है और थककर जमीन पर गिर जाता है। उसके गिले बदन पर रेत चिपक जाती है। जब वो लड़की उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो आदमी अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, देखो छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अभी मैंने कुछ पकड़ा ही कहा है जो छोड़ दूं? हा हा हा। वह लड़की उस आदमी के पास ही रेत पर बैठ जाती है। जुगनू अभी भी उसके बदन पर थे। उन जुगनुओं के कारण वहां पर इतनी रोशनी हो गई थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि रात हो रही होगी। देखते ही देखते उस लड़की के नाखून लंबे हो जाते हैं, जो किसी जानवर के नाखून की तरह लग रहे थे। उसके दांत भी डायन की तरह बाहर निकल गए थे। वो लड़की उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इन्हीं हाथों में बहुत मैल जमा था, जरा दिखाना, रामरो न रामरो, रामरो न रामरो, रामरो न रामरो। कहते हुए ही वो लड़की अपने हाथ की 3 उंगलियों से उसका हाथ खरोंच देती है। वो आदमी दर्द के मारे कराहने लग जाता है और वो लड़की हंसने लग जाती है जैसे उसे चीखने की आवाज़ों से बहुत प्यार था। उस आदमी के हाथों की कलाई से खून निकलने लग जाता है। वो लड़की अपना मुंह उसके हाथ के पास ले जाती है और अपनी लंबी जीभ से उसका खून चाटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अपने मुंह से उस आदमी की कलाइयों के जरिए उसका खून पी रही हो। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर पूरी तरह सफ़ेद पड़ जाता है। उसके शरीर में अब एक भी खून की बूंद नहीं थी, पर उसके शरीर में अभी भी जान बाकी थी और वो दर्द के मारे कराह रहा था। वो लड़की उस आदमी के नग्न शरीर के ऊपर आजू बाजू पैर करके बैठ जाती है। उस हटे कट्टे आदमी को तो उस दुबली पतली लड़की का वजन तक अब सहा नहीं जा रहा था। वो अब चीख तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के सीने पर अपने नुकीले नाखूनों से कुछ लिखते हुए कहती है, रामरो न रामरो, रामरो न रामरो, रामरो न रामरो। यही बड़बड़ाते हुए वह लड़की अपना हाथ उसके सीने के अंदर घुसाती है और एक ही झटके के साथ उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। वो आदमी एक लंबी आह के साथ अपना दम तोड़ देता है। वो लड़की उस आदमी के नग्न बदन पर से उठ जाती है। उसके हाथ में उस आदमी का दिल था जो कि पूरी तरह से कुड़ चुका था। वह पागलों की तरह हंसते हुए वहां से नदी की ओर जाने लग जाती है। उसकी हंसी इस बात का सबूत थी कि आज रात जिस मकसद से वो नदी पर नहाने आई थी उसने उस मकसद को अंजाम तक पहुंचा दिया था। पेज पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु का गला सूख गया था। युग और अभिमन्यु की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अभिमन्यु के हाथ तो अभी भी कांप पा रहे थे। अभिमन्यु बड़ी ही हिम्मत करके बोलता है, यार ये कहानी तो काफ़ी दमदार थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पर तूने कहा था कि ये कहानी तूने टाइप नहीं की, फिर किसने की? रात को मैंने देखा था तो ये पेज खाली थे, इनमें कुछ टाइप नहीं था।